एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज़ नेहा पवार। जैसा कि आप जानते हैं 102, 103, 106, 7 और 8 हम थ्योरी की बुक्स हैं ये लाइब्रेरी के लिए ये कंप्लीट कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम पेपर 1 को देखेंगे जिसका नाम है बुक का फाउंडेशंस ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। तो यहाँ पर आज हम यूनिट 1 को कवर करेंगे जो कि एसेंशियल्स ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। इसके अंदर हम जो टॉपिक्स देखने वाले हैं वो हैं लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन, लाइब्रेरी एथिक्स, यूज़र एजुकेशन, एक्सटेंशन सर्विस और साथ ही साथ लाइब्रेरी बिल्डिंग को आज हम कवर करेंगे। ठीक है, अभी इस वीडियो में यूनिट 1 के टॉपिक 1 पर डिस्कस करते हैं। चलिए, लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन। तो लाइब्रेरी एक एवं सूचना विज्ञान में करियर, देखिए बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ करने की कोशिश की गई है वैसे तो, क्योंकि लाइब्रेरी की जो बुक्स हैं उसमें लैंग्वेज बहुत टफ होती है, लेकिन फिर भी इन वीडियोस में थोड़ी लैंग्वेज इजी करने की कोशिश की गई है। अगर फिर भी मुझे लगेगा कोई चीज़ है जो बहुत टफ है वो मैं आपको ओरली समझाऊंगी। ओके, तो चलिए देखते हैं। लाइब्रेरी एवं सूचना विज्ञान में करियर के हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसका चुनाव हमारे जीवन के अति महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक है, जिसकी वजह से हमारे जीवन की दिशा एवं जीवन शैली निर्धारित होती है। जब व्यक्ति शिक्षा पूर्ण करके करियर की दिशा में आगे बढ़ता है तब विकल्पों की अधिकता तो होती ही है, परंतु फिर भी अपने सीमित ज्ञान और निश्चित आकांक्षाओं के कारण इनमें से बड़ी संख्या परंपरागत करियर जैसे कि सिविल सेवा, इंजीनियरिंग, शिक्षा, चिकित्सा, रक्षा सेवाओं में जाती है। परंतु उन लोगों के लिए करियर विकल्प हजारों होते हैं जो अपनी रुचि और क्षमताओं से अवगत होते हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में चुनाव। पुस्तकालय अध्ययन का मूल उद्देश्य ज्ञान का विस्तार करना होता है। पुस्तकालय विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थाओं में से एक है। व्यापक फैलाव की दृष्टि से शिक्षा के विस्तार, अनुसंधान तथा एकत्रित ज्ञान के उत्पादन में तीव्र वृद्धि ने पुस्तकालयों के विस्तार एवं उनकी सेवाओं के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुस्तकालय ने ज्ञान की दुनिया में एक विषय के रूप में स्थान बना लिया है, जिसके प्रबंधन के लिए व्यावसायिक योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। शिक्षण कार्यों में रोजगार के अवसर। पुस्तकालय विज्ञान कॉलेज एवं विश्वविद्यालय में लेक्चरशिप में मान्यता के निर्धारण हेतु यूजीसी नेट का भी विषय है। यदि कोई व्यक्ति इस व्यवसाय को एक शिक्षक के रूप में अपनाना चाहता है तो उसे पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में यूजीसी परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में अवसर। अपने एकेडमिक और व्यावसायिक योग्यताओं के आधार पर इस व्यवसाय को पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में अपनाया जा सकता है। पुस्तकालय से जुड़े व्यवसाय में निम्न पद होते हैं, जैसे पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रलेखन अधिकारी, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, उप पुस्तकालय अध्यक्ष, प्रलेखनबद्ध पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी, ज्ञान प्रबंधक अधिकारी, सूचना कार्यकारी, निर्देशक पुस्तकालय सेवाओं का अध्यक्ष, सूचना अधिकारी और सूचना विश्लेषक। निम्नलिखित संस्थानों में से व्यवसाय के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, जैसे स्कूल में, कॉलेज, विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय पुस्तकालय जैसे कलकत्ता, दिल्ली, मुंबई लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी पब्लिक लाइब्रेरी मुंबई आदि। इन सभी जगह पर आपको अवसर प्राप्त हो सकते हैं एज अ व्यवसाय। ठीक है, व्यवसाय के तौर पर। व्यवसाय परिचय। व्यवसाय का अभिप्राय उन क्रियाओं से है जो किसी व्यक्ति के द्वारा अपने घर व कारखाने में स्वयं अथवा अन्य व्यक्तियों की सहायता से संपन्न की जाती है। इसके अतिरिक्त पेशा संबंधी व्यवसाय वे होते हैं जिसमें जीविका कमाने के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अन्य व्यक्तियों की सेवा करके अथवा अपनी सेवा को बेचकर अपने व्यवसाय के उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे कि डॉक्टर, वकील, अध्यापक आदि। वैसे भी व्यवसाय की मांग का निर्धारण व्यवसाय की मांग के अनुसार किया जाता है, जिसमें वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाता है। व्यवसाय की सभी सेवाएं उपयोगकर्ता के लिए समर्पित होती हैं, जिनके बदले में व्यवसायी को वेतन रूप में धन लाभ होता है। इसी प्रकार ग्रंथालय भी अपनी सेवाओं को बेचकर धन लाभ करता है, इसलिए ग्रंथालय का कार्य भी एक व्यवसाय ही होता है। ग्रंथालय में वर्तमान में सूचना संग्रह, प्रचार प्रसार, संप्रेषण, प्रकीर्णन इत्यादि में नवीन तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है।
अतः ग्रंथालय में कार्य करने के लिए तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त व्यक्ति की आवश्यकता होती है। व्यवसाय की परिभाषाएं। अकॉर्डिंग टू लुईस ए एलन, व्यवसाय एक विशिष्ट प्रकार का कार्य है जिसका निष्पादन क्रमबद्ध ज्ञान एवं सामान्य शब्दावली के प्रयोग द्वारा किया जाता है तथा इसके लिए मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा प्रतिपादित एक आचार संहिता की आवश्यकता होती है। ग्रंथालय व्यवसाय का उद्देश्य यश एवं धन की प्राप्ति का साधन है। समाज की बौद्धिक पूंजी को ज्ञानवर्धक ग्रंथों के द्वारा विकसित करने में सहायता करना अर्थात समाज कल्याण के लिए कार्य करना, पाठकों की सेवा कर आनंद प्राप्ति के लिए कार्य करना, राष्ट्र में जिज्ञासु पाठकों की ज्ञान पिपासा की पूर्ति के लिए कार्य करना ताकि शिक्षा के द्वारा राष्ट्र के निर्माण में असाधारण योगदान दिया जा सके। ग्रंथालय व्यवसाय की विशेषताएं क्या हैं? पुस्तकालय विज्ञान का आधार वैज्ञानिक होता है। पुस्तकालय के विकास के लिए संगठन तैयार किए जाते हैं। पुस्तकालय में सेवा भावना पर विशेष बल दिया जाता है। पुस्तकालय में कार्य करने के लिए पुस्तकालय विज्ञान का अध्ययन एवं तकनीकी प्रशिक्षण लेना आवश्यक होता है। देखिए, जैसे कि क्वेश्चन है लाइब्रेरियनशिप एज अ प्रोफेशन, यानी कि व्यवसाय लाइब्रेरी मतलब एक ग्रंथालय एक पेशे के नज़रिए से हम देखेंगे कि वो एक पेशा है। तो क्योंकि लाइब्रेरी एक व्यवसाय की तरह भी है और एक पेशे की तरह भी है, इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि व्यवसाय क्या होता है और पेशा क्या होता है, उनमें डिफरेंस क्या है। जैसे कोई भी पेशा होता है, अगर हम कहें तो एज अ डॉक्टर, लॉयर, ये सब क्या है, ये इनका पेशा है क्योंकि इसके लिए एक विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत होती है। कोई भी व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन सकता, उसकी एक जर्नी होती है लंबी कि वो एक मतलब अच्छे कॉलेज में पढ़ के अच्छी नॉलेज लेकर वो आया है, उसी प्रोफेशन में काफ़ी टाइम से उसने नॉलेज को गेन किया है, एक विशिष्ट प्रकार की नॉलेज ली है, तब जाकर वो डॉक्टर बने हैं। वो उनका पेशा है, प्रोफेशन है, इसको हम कहते हैं प्रोफेशन। और व्यवसायी हर एक वो व्यक्ति जो कोई कंपनी है कि किसी की, या कोई भी व्यक्ति जो केवल उसका उद्देश्य क्या है, लाभ कमाने का उद्देश्य है। तो लाभ कमाने का उद्देश्य से जो कार्य किए जा रहे हैं और लाभ कमाने के साथ साथ पब्लिक को संतुष्ट भी किया जा रहा है, मतलब ग्राहक की संतुष्टि पर ही उसका लाभ निर्भर करता है। तो ग्राहक की संतुष्टि के साथ वो लाभ भी कमा रहा है और एज अ प्रोफेशनल कोई व्यक्ति सेवा प्रदान कर रहा है। तो लाइब्रेरी को हम पेशे के तौर पर भी देख सकते हैं और व्यवसाय के तौर पर भी देख सकते हैं, बस यही देखने का यहाँ पे प्रयास किया गया है। ठीक है, उसके अब इस नॉलेज के बाद आप इसको फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आपको वो समझ में आएगा। ठीक है, देखिए टॉपिक 2 लाइब्रेरी एथिक्स के बारे में बात करेंगे। देखिए, एथिक्स का मतलब एक तरीके से आचार संहिता होता है, कुछ नियम कानून। ठीक है, हर एक काम में ही कुछ ना कुछ नियम कानून होने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर किसी काम में नियम नहीं होंगे तो शायद वो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा। ठीक है, इसलिए लाइब्रेरी एथिक्स को एक रूल्स की तरह हम पढ़ेंगे कि लाइब्रेरी में लागू किए जाने वाले कुछ कानून, कुछ रूल्स जो सबको फॉलो करने ज़रूरी होते हैं। देखिए, लाइब्रेरी एथिक्स में जो एथिक्स शब्द है वो ग्रीक भाषा के एथोस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है प्रथा, चरित्र एवं मार्गदर्शन। अकॉर्डिंग टू द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, आचार नीति का संबंध नैतिकता से होता है, जिसका आधार विज्ञान एवं मानव कर्तव्यों के अध्ययन द्वारा होता है। नैतिक सिद्धांतों के द्वारा ही व्यक्ति निर्देशित होता है तथा इन नैतिक सिद्धांतों में मानव व्यवहार के पहलुओं और स्वीकृति आचार व्यवहार के नियम होते हैं। अर्थात आचार नीति में मानव व्यवहार का अध्ययन एवं दर्शन होता है, जिसके द्वारा सही और गलत के निर्धारण पर बल दिया जाता है। ग्रंथालय में आचार नीति की आवश्यकता क्या है? देखिए, इन जो ये वैज्ञानिक हैं, मतलब विद्वान हैं, इनका नाम सही से समझ नहीं आ रहा था इसलिए मेंशन नहीं किया है। आप लिख सकते हैं कि एक विद्वान ने अपनी पुस्तक फिलोसफी ऑफ लाइब्रेरियनशिप में ग्रंथालय अध्यक्षों के लिए आचार संहिता के विचारों का विखंडन किया है। उनका मानना है कि लाइब्रेरियनशिप एक कला है जिसमें विचार, पुनर्विचार तथा सिद्धांत प्रतिपादन की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। यहाँ पर इरविन रॉयल ने कहा है कि लाइब्रेरियनशिप कोई ऐसा सैद्धांतिक विषय नहीं है जिसके आधार पर तकनीकी अध्ययन किया जा सके।
ठीक है, इन दोनों की मिलती जुलती सी ही बातें हैं। इसके बाद वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में इन दोनों ही विचारों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि नवीन टेक्नोलॉजी ने ग्रंथालय एवं सूचना विभाग को एक व्यवसाय बना दिया है। इसलिए दूसरे व्यवसाय में आचार संहिता की भांति ग्रंथालय विज्ञान में भी आचार संहिता की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार प्रत्येक खेल के कुछ नियम होते हैं, जिस कारण खेल खेलने वाले और खेल देखने वाले दर्शकों को भी खेल का आनंद मिलता है, यदि ये नियम नहीं होते तो सोचो कैसा होता। देखिए, जब भी आप कभी स्टेडियम में जाते हैं गेम देखने के लिए, तो आपने देखा होगा वहाँ पे बहुत अच्छी अरेंजमेंट्स होती है पब्लिक के बैठने के लिए, और ग्राउंड में खेलने वाले प्लेयर्स होते हैं, और वहीं से आप उनको लाइव देख रहे होते हैं। बड़े बड़े वहाँ पर टीवी लगे होते हैं, उनके माध्यम से भी आप उनको लाइव देख रहे होते हैं। अगर ये नियम नहीं होते कि आपको वहाँ बैठना है और वो वहाँ खेलेंगे, तो सोचिए आप कैसा होता। क्योंकि एक व्यवस्था होना, एक नीति का लागू करना न केवल लाइब्रेरी में बल्कि लाइफ में भी बहुत ज़रूरी होता है। रूल्स रेगुलेशंस आपकी लाइफ को व्यवस्थित करते हैं, बिजनेस को व्यवस्थित करते हैं, और ठीक वैसे ही लाइब्रेरी को भी व्यवस्थित करते हैं। इसलिए इनकी ज़रूरत हमारी लाइब्रेरी को है। इसी प्रकार किसी व्यवसाय में नियम न हो तो प्रत्येक व्यक्ति मनमानी करेगा और व्यवसाय ठीक से नहीं हो पाएगा। व्यावसायिक समूहों के सदस्य के लिए निर्धारित नियम उनके क्रियाकलापों पर नियंत्रण रखते हैं और उनमें उच्चतम जीवन मूल्य का विकास करते हैं। आचार संहिता व्यावसायिक व्यक्तियों, समूहों एवं समाज की निम्नलिखित ढंग से सहायता करती है। जैसे व्यावसायिक मान्यता की अपेक्षित शर्त है, व्यक्तियों एवं समूह में पारस्परिक समन्वय लाती है, सदस्यों में व्यवसाय को स्वयं से ऊपर रखने की भावना पैदा करती है। यह व्यावसायिक संघ के मानदंड दर्शाती है। यह सदस्यों को उनका दायित्व निभाने में नैतिक बल देती है। सदस्यों का कैसा आचरण करना चाहिए इसके लिए मार्गदर्शन करती है। टॉपिक 3, अब हम बात करेंगे टॉपिक 3 की, जिसका नाम है यूज़र एजुकेशन। यूज़र से आप जानते हैं, यूज़र मतलब जो लाइब्रेरी को यूज़ कर रहा है, यानी कि उपयोग कर रहा है। तो हम उपयोगकर्ता की बात कर रहे हैं। लाइब्रेरी को उपयोग करने वाले को हम उपयोगकर्ता, उपभोक्ता, ग्राहक कुछ भी बोल सकते हैं। एजुकेशन का मतलब शिक्षण से है। तो यूज़र एजुकेशन में हम लाइब्रेरी को एक इस तरीके का शिक्षण देंगे जो कि यूज़र्स के फेवर में हो। यानी कि हम जो यूज़र एजुकेशन दे रहे हैं वो अपनी लाइब्रेरी के कर्मचारियों को और अपनी लाइब्रेरी में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को इसलिए दे रहे हैं ताकि हमारी लाइब्रेरी में आने वाले एक भी ग्राहक को असंतुष्टि ना हो, यानी कि उनको संतुष्ट किया जाए, उनको अच्छी से अच्छी सेवा प्रोवाइड की जा सके। और यही सेवा किस तरीके से देनी है वो हम सिखाएंगे इस यूज़र एजुकेशन के थ्रू। चलिए इसके परिचय से बात करते हैं। परिचय: उपयोगकर्ता अथवा पाठक को पुस्तकालय में अध्ययन सामग्री चुनने एवं उसका उपयुक्त उपयोग करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली सहायता को ही क्या कहते हैं? शिक्षण कहते हैं। प्राय ग्रंथालय में उपलब्ध अध्ययन सामग्री के उपयोग की जानकारी न होने की वजह से पाठक ग्रंथालय का सही उपयोग नहीं कर पाते हैं। अतः पाठक एवं पुस्तकालय एक दूसरे के पूरक होते हैं। अकॉर्डिंग टू मॉली ने क्या डेफिनेशन दी है कि उपयोगकर्ता शिक्षण संपूर्ण सूचना एवं प्रसार से संबंधित है जो कि निरंतर चलने वाला कार्य होता है। ठीक है, तो इसके अलावा जिसमें कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और निजी लाइब्रेरी आपके शामिल होती हैं। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक और डेफिनेशन दी थी म्यूज़ ने, वो यहाँ पर मेंशन नहीं है। तो म्यूज़ ने जो डेफिनेशन दी है उपयोगकर्ता शिक्षण की, उन्होंने कहा है कि लाइब्रेरी के अच्छे प्रयोग के लिए पाठक को सहायता प्रदान करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उसे ही कहते हैं उपयोगकर्ता शिक्षण। यानी कि लाइब्रेरी के अच्छे प्रयोग के लिए पाठक को सहायता प्रदान करने के लिए जो निर्देश दिए जाते हैं उसे उपयोगकर्ता शिक्षण कहते हैं। ठीक है, आपको जो डेफिनेशन अच्छी लगे उसको लर्न कर लीजिए। उपयोगकर्ता शिक्षण के उपयोग, क्या उपयोग हैं उपयोगकर्ता शिक्षण के, की उपयोगिता क्या है? आजीवन शिक्षा फंड, आजीवन स्वयं शिक्षा। दूसरा होता है सीमित फंड,
तीसरा है शिक्षा विधि में बदलाव और फोर्थ है ग्रंथालय का स्वरूप। उपयोगकर्ता शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? शिक्षण कार्य एवं सूचना स्रोत के मध्य संबंध स्थापित करना, ग्रंथालय में उपलब्ध सुविधाओं एवं संसाधनों का सामान्य परिचय करना, ग्रंथालय में सभी प्रकार की मुद्रित एवं अमुद्रित सामग्री संकलित करना, संस्था के उद्देश्य की पूर्ति करना और पाठ्य सामग्री की समुचित व्यवस्था करना, पाठकों में ग्रंथालय का उपयुक्त उपयोग करने का विश्वास उत्पन्न करना। ये सब उद्देश्य किसके हैं? उपयोगकर्ता शिक्षण के। उपयोगकर्ता शिक्षण की विधियां, यानी कि एक उपयोगकर्ता किस तरीके से शिक्षण दे सकता है यूजर्स को। तो लेक्चर्स के माध्यम से, यानी कि वो व्याख्यान देगा, वो बताएगा लाइब्रेरी के बारे में, लाइब्रेरी के रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, कौन कौन सी हम आपको सेवाएं देंगे इसके बारे में। दूसरा, लाइब्रेरी टूर करा के, यानी कि लाइब्रेरी टूर भी एक माध्यम है उपयोगकर्ता शिक्षण का, जिसमें टूर के माध्यम से लाइब्रेरी में घूमकर हम लाइब्रेरी से रिलेटेड हर एक चीज़ के बारे में, हर एक सर्विस के बारे में उपयोगकर्ता को समझाएंगे और दिखाएंगे। दूसरा होता है सेमिनार एंड वर्कशॉप। कुछ टाइम पीरियड्स पर सेमिनार्स आयोजित की जाती हैं, वर्कशॉप रखी जाती हैं, जिसमें एक लाइब्रेरी के बारे में एक व्यूज़ दिए जाते हैं, कुछ बातें बताई जाती हैं, अपनी प्लानिंग्स बताई जाती हैं इन फ्यूचर के लिए। तो ये सब कुछ किस में होता है? सेमिनार एंड वर्कशॉप में होता है। फिर देखिए, यहाँ पर देखिए सेमिनार एंड वर्कशॉप में समय समय पर ये आयोजित होती हैं। ग्रंथालय के भाग एवं भागों की संरचना हेतु उपयोग ग्रंथ को देखना। देखिए यहाँ पर जो सेमिनार्स हैं उनमें कुछ प्रिंटेड बुकलेट्स भी दी जाती हैं, जैसे कि हैंडबुक ऑफ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, मतलब जिसमें लाइब्रेरी के बारे में नॉलेज होगी। नो योर लाइब्रेरी, अपनी लाइब्रेरी को जानो। इन बुक्स में निम्न सूची होती है। तो क्या सूची में होता है? यहाँ पर ग्रंथालय के नियम लिखे होते हैं, उसमें साहित्यिक संग्रह होता है, विभिन्न विभागों द्वारा प्रदत्त सेवाएं जो ग्रंथालय द्वारा दी जाती हैं वो मेंशन होती है, और ग्रंथ सूची का व्यवस्थापन कैसे किया जाए, कैसे उसको मैनेज किया जाए, वो भी आपको वहाँ पर दिखाया होता है। ठीक है, कैसे हमने मतलब अपनी जो ग्रंथ हैं, हमारे यहाँ पर बुक्स हैं, उनको कैसे अरेंज किया है हमने, वो सारी जानकारियाँ हम पैम्पलेट के माध्यम से या फिर बुक्स के माध्यम से अपने कस्टमर्स को या फिर ग्राहक उपभोक्ता को हम देते हैं। ठीक है, टॉपिक 4 की हम बात करते हैं, एक्सटेंशन सर्विस, यानी कि प्रसार सेवाएं। अब प्रसार सेवाएं से, एक्सटेंशन से क्या मतलब है? मतलब एक्सटेंशन का मतलब होता है फैलाव, प्रसार करना, बढ़ावा देना। किस चीज़ का प्रसार कर रहे हैं? तो यहाँ पर प्रचार प्रसार हो रहा है लाइब्रेरी का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइब्रेरी के बारे में जाने, लाइब्रेरी के द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज के बारे में जाने, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी से जुड़ के अपने ज्ञान में वृद्धि करें और देश की प्रगति में सहयोग करें। ठीक है, इसलिए ये एक्सटेंशन सेवाएं दी जा रही हैं लाइब्रेरी को बढ़ावा देने के लिए। देखिए, लाइब्रेरी की प्रसार सेवाओं का अर्थ लाइब्रेरी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और कार्यों के प्रसार तथा विस्तार से है, जिससे उपयोगकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा लाइब्रेरी का लाभ प्राप्त कर सके। इन्हीं प्रसार सेवाओं के कारण वर्तमान में आधुनिक ग्रंथालय सामुदायिक विकास का केंद्र बन गया है, जिसमें वह निरक्षरता को दूर करने का प्रयास करता है एवं साक्षर समाज के निर्माण में सहयोगी की भूमिका में भी प्रतिबद्ध दिखाई देता है। प्रसार सेवाओं की आवश्यकता एवं उद्देश्य: निरक्षर को साक्षर बनाना, पाठकों की संख्या में विस्तार करना, पढ़ने की अभिरुचि को बढ़ावा देना, पुस्तकों का अधिकतम उपयोग करना और ग्रंथालय नियम विज्ञान के नियमों का पालन करना। डॉक्टर रंगनाथन के अनुसार प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले और प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, इस सिद्धांत के अनुसार भी ग्रंथालय की प्रसार सेवाओं का उद्देश्य एवं विस्तार आवश्यक है। ग्रंथालय प्रसार सेवाओं की विधियाँ: 2 प्रकार से सेवाएं पाठकों को दी जाती हैं। एक होती है आंतरिक प्रसार सेवाएं और एक होती हैं बाह्य प्रसार सेवाएं। जो आंतरिक प्रसार सेवाएं होती हैं, इनके अंतर्गत ग्रंथालय के उपयोगकर्ता को ग्रंथालय की कार्य और सेवाओं से अवगत कराना शामिल होता है, जैसे कि उपयोगकर्ता को सदाचार व्यवहार के प्रति जागरूक करना, ग्रंथालय के कार्य और सेवाओं के समय से अवगत कराना,
उपयोगकर्ता को ग्रंथालय सूची से अवगत कराना ताकि उसे अपनी पाठ्य सामग्री प्राप्त करने में आसानी हो सके। बाहरी प्रसार सेवाओं में क्या आता है? इन प्रसार सेवाओं का सीधा संबंध ग्रंथालय द्वारा प्रदान की जाने वाली कार्य और सेवाओं का प्रचार करने से होता है। जैसे पुस्तक प्रदर्शनी में ग्रंथालय की भागीदारी द्वारा ग्रंथालय को ई लर्निंग से जोड़ना ताकि वह उपयोगकर्ता जिनके पास समय की कमी है वो भी लाभान्वित हो सकें। घनी बसी आबादी के मध्य अपनी शाखाएं एवं जहां शाखाएं खोलना संभव न हो तो अध्ययन केंद्र खोलकर ग्रंथालय सेवाएं उपलब्ध कराना। एल्यूमनी सेवाएं प्रदान करना अर्थात जो भी उपयोगकर्ता अपने पहले स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जा चुके हैं किंतु वो चाहते हैं ग्रंथालय सेवाएं प्राप्त करना, तब ग्रंथालय अपने प्रसार सेवाएं प्रदान कर सकता है। तो इसको क्या कहते हैं? एल्यूमनी सेवाएं बोलते हैं इनको, कि लाइब्रेरी जिस उपयोगकर्ता के साथ कनेक्टेड है वो उपयोगकर्ता अब उस स्थान पर नहीं रहता जहां पहले रहता था, लेकिन फिर भी लाइब्रेरी का ये दायित्व है कि उसे लाइब्रेरी सर्विस प्रोवाइड करे और इसके लिए बहुत से ऑनलाइन पोर्टल जारी किए जाते हैं जहां से कोई भी उपयोगकर्ता लाइब्रेरी का लाभ उठा सकता है। अब आते हैं टॉपिक 5 पर, जिसका नाम है लाइब्रेरी बिल्डिंग। तो देखिए, लाइब्रेरी बिल्डिंग से जैसे कि आप जानते हैं कि लाइब्रेरी भवन की बात हो रही है, एक बिल्डिंग की। देखिए, बिल्डिंग मतलब कैसे हम कह सकते हैं कि ये लाइब्रेरी बिल्डिंग है। हर एक बिल्डिंग लाइब्रेरी बिल्डिंग नहीं होती। बिल्डिंग्स में लाइब्रेरी शब्द का जुड़ना यानी कि ग्रंथों का जुड़ना, पुस्तकों का जुड़ना, ठीक है। जब पुस्तकें किसी एक स्थान पर संग्रहित की जाती हैं, रखी जाती हैं, उस स्थान को हम कहते हैं लाइब्रेरी, और उस भवन को जिसके अंदर हम पुस्तकों को संरक्षित और सुरक्षित रख रहे हैं उसको कहते हैं बिल्डिंग। तो परिचय से देखते हैं। सामान्य रूप से इस विषय का संबंध ग्रंथों के संरक्षण हेतु उपयोग किए जाने वाले भवन से है। ग्रंथालय की कार्य क्षमता बहुत कुछ उसकी साज सज्जा, पाठ्य सामग्री का रखरखाव इत्यादि बुनियादी व्यवस्था पर निर्भर करती है। अतः वर्तमान में ग्रंथालय भवन की निर्माण योजना जटिल होती जा रही है। 1990 के दशक में सबसे पहले अमेरिका में ग्रंथालय भवन का निर्माण योजना पर विचार किया गया था। आज ग्रंथालय मात्र ग्रंथों का संग्रह बनकर नहीं रह गया है, अपितु निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान करता है। जैसे कि ग्रंथ मतलब उसमें सुविधाएं भी होती हैं। कौन कौन सी? ग्रंथ सामग्री कक्ष होता है, व्याख्यान कक्ष होता है, संदर्भ कक्ष, श्रव्य दृश्य कक्ष, अध्ययन कक्ष, फोटोकॉपी या कंप्यूटर कक्ष। तो ये सुविधाएं देता है, यानी कि इंक्वायरी कर सकते हैं आप वहाँ पर, लाइव कुछ देख सकते हैं, इंफॉर्मेटिव चीज़ें अध्ययन कर सकते हैं आप वहाँ पर। फोटोकॉपी और कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क भी वहाँ किया जा सकता है। ग्रंथालय भवन के निर्माण में ग्रंथालय अध्यक्ष की भूमिका क्या है? एक पूर्ण ग्रंथालय भवन के निर्माण में ग्रंथालय अध्यक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जो कि उसके निम्न व्यक्तित्व पर निर्भर होती है, जैसे कि उसका दूरदर्शी होना, समन्वयी होना, अच्छे ग्रंथालय भवन निर्माण हेतु विचारवान योजनाकार होना। ग्रंथालय भवन निर्माण से पूर्व विचारणीय तथ्य इसके अंतर्गत निम्नलिखित तत्व शामिल हैं। कार्य योजना, जिसमें निम्नलिखित बातों पर भी विचार करना होता है। ग्रंथालय का प्रकार एवं श्रेणी, पाठकों की श्रेणी एवं संख्या, पाठक सामग्री की प्रकृति एवं संख्या, पत्र पत्रिकाओं का स्वरूप, ग्रंथालय में उचित स्थान, स्वच्छ जल और शौचालय की व्यवस्था, कार्य एवं सेवाओं का प्रारूप, इसके अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाले कार्यों एवं प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर विचार किया जाता है। बजट पर विचार, अंतिम प्रारूप, इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी बातों का समन्वय कर ग्रंथालय भवन के निर्माण हेतु आगे ग्रंथालय समिति, वास्तुकार एवं अन्य अधिकारियों को दे दिया जाता है। यदि वे सभी संतुष्ट होते हैं तब ग्रंथालय भवन के निर्माण को अंतिम रूप दे दिया जाता है। ग्रंथालय भवन निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं, जैसे एक दलीय कार्य यानी कि टीम वर्क। इसमें एक निर्माण कमेटी गठित की जाती है। ग्रंथालय निर्माण का स्वरूप क्रियात्मक होना चाहिए, न कि स्मारक स्वरूप होना चाहिए, यानी कि उसमें कार्य होना चाहिए, ना कि वो केवल एक ईंट पत्थर का ढांचा होना चाहिए।
एक मॉड्यूलर स्ट्रक्चर के रूप में ग्रंथालय होना चाहिए ताकि आवश्यकता अनुसार उसके ढांचे में बदलाव किया जा सके। यानी कि मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होना चाहिए कि जब चाहे हम उसको चेंज कर सकते हैं, कुछ बदलाव कर सकते हैं। ग्रंथालय भविष्य में बढ़ते रहने वाली एक निधि है, अतः इसके अनुसार ही ग्रंथालय निर्माण होना चाहिए। अल्प व्यय होना अर्थात कम व्यय में अधिकतम कार्य करने एवं भविष्य में योजना वृद्धि को ध्यान में रखकर ही ग्रंथालय निर्माण करना चाहिए। इसके साथ साथ उचित स्थान व वातावरण, आंतरिक साज सज्जा इत्यादि का ध्यान रखना चाहिए। ग्रंथालय भवन निर्माण के लिए स्थान का निर्धारण। नंबर 1, ग्रंथालय में प्रत्येक 25 ग्रंथों के लिए 2 वर्ग फुट की आवश्यकता होती है तथा अध्ययन कक्ष में प्रत्येक पाठक के लिए 15 वर्ग फुट स्थान निर्धारित किया जाता है। ग्रंथालय में समस्त विभागों के लिए अलग से उचित स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रवेश द्वार, पुस्तक निर्गम विभाग जिसके अंतर्गत आदान प्रदान विभाग जो कि ग्रंथ संग्रहालय के निकट होना चाहिए, जो कि कम से कम 1/1/2 वर्ग मीटर क्षेत्र एवं अधिकतम 8 वर्ग मीटर क्षेत्र में होना चाहिए। प्रसूची कैबिनेट अध्ययन कक्ष एवं समग्र कक्ष एवं निर्गम कक्ष के मध्य होना चाहिए। संग्रहण की लंबाई तो ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है और याद भी शायद नहीं रहेगा, देख लीजिए आप फिर भी। प्रत्येक रैक की लंबाई जो होनी चाहिए वो 2 मीटर होनी चाहिए और चलने का स्थान 1 मीटर होना चाहिए। संग्रहालय की ऊंचाई फर्श से छत तक 2.25 मीटर 2.25 मीटर होनी चाहिए तथा संग्रहालय मुख्य द्वार के निकट होना चाहिए। अध्ययन कक्ष संदर्भ कक्ष जो कि केवल शैक्षणिक अथवा शोध ग्रंथालय में ही अध्ययन कक्ष के निकट होता है। प्रशासकीय विभाग ग्रंथालय भवन में कर्मचारियों के बैठने एवं ग्रंथालय समिति के संचालन के लिए होता है। कुल मिलाकर 5 कक्ष इसमें होते हैं और वो 5 कक्ष कौन से हैं? एक होता है ग्रंथालय कक्ष, एक होता है उप ग्रंथालय कक्ष, एक होता है समिति कक्ष, एक होता है अन्य विभाग। लाइब्रेरी टूल्स एंड इक्विपमेंट्स प्रमुख यानी कि मुख्य प्रवेश द्वार, आदान प्रदान पटल, पत्रक ट्रे यानी कि जिसमें पत्र रखे जाते हैं ऐसी ट्रे, फर्नीचर मेज कुर्सी काउंटर रैक, बुक जो सेफ वगैरह होती हैं वो, स्टडी रूम, पत्र पत्रिका कक्ष, कंप्यूटर और स्टेशनरी आदि। देखिए अब नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 2 की बात करेंगे, जल्दी ही इसके बाद ही तुरंत अपलोड करने वाले हैं यूनिट 2। तब तक आप इसको स्टडी कीजिए। मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।